सो गाइस कल मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया क्योंकि लास्ट टाइम पे इट्स वेरी हेक्टिक क्योंकि अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं रही हैं। सो गाइस इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए कि आप लैंग्वेज लर्निंग जर्नी अगर शुरू कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कि बहुत सारे लोग शुरू तो करते हैं लेकिन उनको एट द एंड ऑफ द डे पता नहीं होता है कि वो मोटिवेशन नहीं आता है कि इसको सीख करके फ़ायदा क्या है। आप कितना अच्छा बोल सकते हैं वो तो विद टाइम ही आता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कितना उसको टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वो तो टीचर का काम है, वो तो पढ़ा के चली जाएगी। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अगर आपकी जो लैंग्वेज फ्लुएंसी है वो कैसी है, क्या उस पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है या उस पर आपका प्रमोशन डिपेंड करता है? हाँ, मैं कहूँगा काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और काफ़ी दिनों के बाद में यहाँ पे धूप देखने को मिल रही है। बहुत तेज़ नहीं आ रही है बहुत हल्की सी धूप है, थोड़ी भी धूप और धूप तो धूप होती है। सो गाइस कल मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया और इन टर्म्स ऑफ टाइम कह लो और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि मैं जर्मन लैंग्वेज एग्ज़ाम लिखना चाह रहा था और 2-3 दिन पहले जब मैं पता करके गया था तो उन्होंने मेरे को कहा था ये डेट अवेलेबल है, लेकिन आप मानोगे नहीं यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ के लैंग्वेज सेंटर्स में। हर कोई एग्ज़ाम की डेट्स लेने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि ये अभी साल की स्टार्टिंग है और हर किसी के अपने कुछ टारगेट्स रहते हैं, गोल्स रहते हैं कि उनको ये एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी देना है। अब मेरे को अगली जो डेट मिली है वो मिली है अप्रैल 17 की। मतलब मैं ऑलरेडी 2.5 महीने का वेट मेरे को करना पड़ेगा, अभी से 70 दिन। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। आगे तुमने थोड़ा टाइम, जब उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल है और तुमने अगर जल्दी वहाँ पे जाके अपना एनरोलमेंट करा लिया होता तो शायद तुम्हें टेस्ट जल्दी मिल जाता। बट इससे पता चलता है कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ बैठे हुए हैं टेस्ट देने के लिए और कितने कम अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं इन दीज एग्जामिनेशन सेंटर्स। सो गाइस, जर्मनी में सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं मैं कहूँगा, तो इसलिए आप उस हिसाब से प्लान करके चलिए कि आपको अगर कोई भी पेपर वर्क है या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या आप लैंग्वेज टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आप पहले से ही रजिस्टर करवा करके या अपॉइंटमेंट बना करके रखिए। यस, क्योंकि लास्ट टाइम पे इट्स वेरी हेक्टिक क्योंकि अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं रही हैं और इस टाइम जनरली मुझे लगता है बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देना प्रेफर करते हैं क्योंकि छुट्टियों के टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे लगता है ये टाइम थोड़ा सा वैसे भी काफ़ी वो रहता है, बिजी रहता है। और ऑल्सो आई थिंक टेस्ट तो बहुत लोग मतलब देने आते ही हैं, लेकिन टेस्ट में भी शायद ये होता है ना कि जो टेस्ट के डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, तो सारे मॉड्यूल्स अगर आप कभी किसी मॉड्यूल में पास नहीं होते हो तो कैसा होता है कि आप वो जो मॉड्यूल है वो ही सिर्फ रिपीट कर सकते हो या आपको पूरा टेस्ट साथ में लेना पड़ता है? नहीं, आप उस मॉड्यूल को रिपीट कर सकते हो। उन लोगों ने मेरे को कहा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 साल से ज़्यादा उस टेस्ट को नहीं होना चाहिए। आप स्पीकिंग में अगर पास हो गए और राइटिंग में आप पास नहीं हो पाए हो या वाइसी वर्सा, तो ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा वैलिड मानी नहीं जाती है मार्कशीट्स, मतलब पार्ट्स में। बट ऐसा है कि आप सेपरेट मॉड्यूल्स भी ले सकते हो, मतलब ले सकते हो आप। हाँ, अब इसमें एक एडवांटेज ये होता है अगर आप किसी इंटीग्रेशन कोर्स में, जैसे मेरे केस में मैं इंटीग्रेशन कोर्स में हूँ तो B1 तक होता है। अगर आपको B1 का एग्ज़ाम देना है तो ये जो कोर्स है उसमें जो एग्ज़ाम होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आपको अपना जो डेट है वो भी शेड्यूलिंग कराना पड़ेगा एग्जामिनेशन का, वो आपको बताते हैं। जैसे कि मेरा जुलाई में होने वाला है तो इसके लिए मुझे कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मुझे लगता है कि इसमें एक एडवांटेज, अगर आप इंटीग्रेशन कोर्स में अपने आप को एनरोल कराते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको पहली बात तो कि कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है और जो आपका एग्जामिनेशन कॉस्ट है जो कि काफ़ी होता है, आई गेस 140 से लेकर 250 तक वेरी करता है, और वो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट वे है कि आप किसी इंटीग्रेशन कोर्स में अपने आप को एनरोल कराएं, उसमें पढ़ें, 6 महीने दें और फिर आप ये एग्ज़ाम दें, तो उसमें आपके पास होने के चांसेस मुझे लगता है अच्छे होते हैं, क्योंकि वो उसको आपको उस तरह से पढ़ाते हैं एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में कि आपको एग्ज़ाम रेडी करते हैं। तो इंटीग्रेशन कोर्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसा कि हर्षिता ने बताया, और आपका जो एग्ज़ाम भी होता है वो भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है कि कोर्स कंप्लीशन के बाद में वो फ़ीस कवर हो जाती है उसमें। ऑल्सो वो आपको पढ़ाते भी ऐसे ही हैं, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे मॉडल टेस्ट करवाते हैं आपको एकदम एग्जैक्टली जैसे एग्ज़ाम्स में होता है, तो आप अपने आप ही बहुत प्रिपेयर्ड हो जाते हो एग्ज़ाम के लिए। ओके, अगर बात करिए जाए लैंग्वेज लर्निंग की, तो हर्षिता तुम कितना कॉन्फिडेंट हो अभी तुम्हारी क्लासरूम लर्निंग से और जर्मन लैंग्वेज से इंटीग्रेट कर पा रही हो? मुझे लगता है हाँ, पढ़ाई सही चल रही है और अच्छे से पढ़ाते हैं वो लोग, और अब मुझे पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है कहीं बात करने में। एंड आई गेस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो लोग बोलने में फोकस करते हैं, है ना, तो उस वजह से या एक्सप्रेशन में बहुत फोकस होता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। एंड आई गेस अगर आप किसी स्ट्रक्चर्ड कोर्स में एनरोल होते हैं जो आपको मतलब पूरा फ्रॉम बिगनिंग टू B1 तक पढ़ाए, तो उससे क्या होता है एक स्ट्रक्चर वे में आप प्रोग्रेस भी करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए एक सेक्शन पढ़ा, फिर छोड़ दिया, बीच में गैप ले लिया, फिर दूसरा कोर्स किया, तो उससे मुझे लगता है बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और लैंग्वेज लर्निंग थोड़ी डिफ़िकल्ट सी हो जाती है। तो आई विल से कि हाँ, अभी तो अच्छा
फील हो रहा है, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। और मैं देखता हूँ कि तुम कहीं बाहर जाती भी हो तो तुम अब लोगों से प्रेफर करती हो, मतलब सुनती ज़्यादा हो और ज़्यादा अटेंशन पे करती हो, क्योंकि हाँ। चीज़ें शायद समझ में तुम्हें आ रही हैं, इसीलिए हो सकता है। हाँ, पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, आवाज़ें जल्दी आती जल्दी थी बोल लेकिन जाते थे। अब उनका हाँ। मतलब समझ में आता अब है। मुझे चीज़ें समझ में आती है कि क्या, क्योंकि आपको वोकैबुलरी इंप्रूव होने लगती है, तो आप मे बी पूरा ना समझ पाए लेकिन आप वो वोकैबुलरी उठा उठा के आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं, राइट। तुम अपनी तरफ से ये क्लासरूम लर्निंग तो तुम्हारी 3 घंटे की होती है, लेकिन उसके अलावा तुम खुद से कितना टाइम डालती हो सीखने के लिए? कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालती हो? मुझे लगता है कि मैं जब तक क्लास होती है तो मैं सिर्फ क्लासरूम स्टडी करती हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स उस टाइम नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरा अपना एक शेड्यूल होता है मंडे टू फ्राइडे। बट हाँ, जब क्लासेस नहीं होती, जैसे फ्राइडे को नहीं होती, सैटरडे को नहीं होती, संडे को नहीं होती, तो उस टाइम पे मैं वीडियोज़ देखती हूँ यूट्यूब पे, और हाँ, मतलब सेल्फ लर्निंग करती हूँ जितना हो सके। ओके, यूट्यूब वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और बाकी कुछ मटेरियल्स हैं जो अगर तुम हमारे यूज़र्स के लिए शेयर करना चाहोगी इस हाँ। लिंक में, तो वो डिस्क्रिप्शन Yes. में हम ऐड कर देंगे, Yes. ताकि आप भी बेनिफिट हो सकते हैं और सुन सकते हैं अच्छे से चीज़ों को और बोल सकते हैं। या काफ़ी ऐप्स होती हैं आप जिससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी मीनिंग्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे इस लिंक में, ताकि आपकी जो जर्मन लैंग्वेज का जो जर्नी है वो काफ़ी ईजी हो जाए। सो गाइस, आज वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्लाउडी भी है, हवा बहुत चल रही है। हमें लगा कि आज थोड़ा शाइन कर रहा है तो बाहर आ जाते हैं। बट हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो हम लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बात कर रहे थे। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अगर आपकी जो लैंग्वेज फ्लुएंसी है वो कैसी है, क्या उस पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है या उस पर आपका प्रमोशन डिपेंड करता है जर्मनी में? हाँ, मैं कहूँगा काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है जर्मनी में, तो अगर आप सेम रोल पे हो और आपकी सैलरी मान के चलते हैं अगर 50,000 या 60,000 यूरो है, और अगर आपकी लैंग्वेज, अगर आपको अच्छी कमांड है, तो सेम रोल पे आपको देखा जाता है कि उसी रोल के लिए जिसमें आपको 60 मिल रहा है, आपको 75,000 यूरो मिलते हैं। तो उसका मतलब लैंग्वेज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स है, उसमें भी अगर आपको लैंग्वेज आती है तो फिर इसका मतलब वो आपके लिए एडवांटेजियस है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ये ट्रुथ बहुत ही ज़्यादा अनसेड है, ऐसा कोई कहता नहीं है कि स्पेसिफिकली, क्योंकि हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन पर लिखा रहता है कि आपकी इंग्लिश स्किल्स और आपकी जर्मन स्किल्स जो हैं वो एकदम बिजनेस लेवल फ्लुएंट होनी चाहिए, जैसा हम देखते हैं। तो डिपेंड करता है जॉब टू जॉब, लेकिन आपकी जो सैलरीज़ हैं वो डेफिनेटली बहुत लोगों से देखा गया है कि 10,000 से लेकर के 20,000 यूरो का डिफ़र सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर आता है। तो इट डेफिनेटली पेज ऑफ, आई वुड से। अगर आप सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग सोचते हैं हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं और फिर फ़ायदा क्या है। तो मुझे एक चीज़ ये भी इंट्रीग करती है कि क्या मतलब फिर वो सर्टिफिकेशन के बेसिस पे लैंग्वेज डिसाइड होती है, या आप बस बोल लेते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होती है? आई थिंक नहीं, आप कितना कॉन्फिडेंटली चीज़ों को बोल लेते हैं और आप समझ लेते हैं, तो पेपर होना और पेपर पे लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगा। ओके, तो मतलब करियर वाइज या काम ऑफिस वाइज आपको ये सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आप कितनी वहाँ पे नहीं मांगते कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पीकिंग स्किल्स पे जज करते हैं। तो आपको ऑन पेपर ये आपको नॉलेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, भले ही आपके ऑन पेपर आपका C1 हो, लेकिन आप बोल B1 लेवल का भी नहीं पाते हो। और बहुत सारे लोगों के साथ देखा भी जाता है कि वो क्वालिफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम्स, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कहूँगा। अब वैसे भी आई डोंट थिंक कि सर्टिफिकेट या आपका कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेशन आपको डिफाइन करता है कि आप कौन से लेवल पे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो पास करना इतना अनलेस एंड अनटिल आप मुश्किल नहीं किसी होता। टीचिंग प्रोफेशन में हैं या आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं एज अ प्रोफेसर, आपको प्री रिक्विजिट चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, आई थिंक वहाँ पे एकेडमिया के लिए, या किसी प्रोफेशन में जहाँ पे वो आपसे सर्टिफिकेट एक्सप्लिसिटली उनकी रिक्वायरमेंट, जॉब रिक्वायरमेंट में हो। बट कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं है। कॉर्पोरेट कल्चर में तो नहीं है, मैं कहूँगा। ओके, गुड इन्फो। बाकी आई थिंक लैंग्वेज लर्निंग जर्नी भी एक प्रोसेस है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप आज से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको एक मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए आपको 3 महीने तो लग ही जाते हैं, क्योंकि हर एक मॉड्यूल को इन लोगों ने अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और कुछ कंपनीज या मैं बोलूँ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो 3 पार्ट में भी उसको डिवाइड कर देते हैं, लाइक B1 है तो B1.1, 1.2, B1.3 भी होता है। और वो इसीलिए ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे, लेकिन एक फिक्स सेट ऑफ लेक्चर्स होते हैं A1 मुझे से। ऐसा लगता है कि 3 मंथ्स या जो भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी आप जहाँ भी आप मतलब जो भी कोर्स में एनरोल्ड हैं, उसके साथ साथ अगर आप सेल्फ लर्निंग नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ क्लासरूम स्टडी आपको हेल्प करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ स्टडी भी करें, टाइम दें उस चीज़ को, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू कि आप कितना उसको टाइम दे रहे हैं। क्योंकि वो तो टीचर का काम है, वो तो पढ़ा के चली जाएगी, और आपने दिमाग में कितना लिया तो वो तो आप जितना टाइम दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो कुछ लोग 1 साल में भी सीख लेते हैं काफ़ी अच्छा, और कुछ लोग जो हैं वो
मेरी तरह होते हैं जो कम से कम 4-5 साल से पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी जो है वो B1 लेवल पे फंसे हैं। बट अगेन इट मैटर्स कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आप कितना उस पर टाइम दे रहे हैं, कितना फोकस कर रहे हैं। यस, एंड एट द एंड ऑफ डे अगर आपको लैंग्वेज सिर्फ अपने करियर या जॉब के लिए चाहिए तो मुझे लगता है आपको स्पीकिंग पे फोकस करना चाहिए। जितना ज़्यादा टूटी फूटी बोलिए, जैसे भी बोलिए, जितना अच्छा आप बोलने लगेंगे, फिर वो मुझे लगता है कि इतना मैटर करता है कि आपकी ग्रामर कैसी है, आपको क्या करना आता है, क्या नहीं करना आता है। तो या मेरे साथ ये है कि मैं डरता नहीं हूँ। अगर जब मैं बात करता हूँ तो मैं ये फोकस, मेरा इतना फोकस नहीं रहता है कि मैं ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। मुझे बस ये है कि मेरे को अपना बोल करके बात को समझना है और समझानी है। और आई थिंक सामने वाला वो उस चीज़ को समझ लेता है कि कहना क्या चाह रहा है। तो मैं अगर इतना ज़्यादा ग्रामर पे अगर फोकस करूँगा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, मेरे को लगता है। तो आई थिंक स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप करियर में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और अगर आप उसको करियर के लिए सीख रहे हैं। एंड जितनी अर्ली स्टेजेस में आप लैंग्वेज को सीख लेंगे ना, उतनी जल्दी आपके लिए आई थिंक फ़ायदा रहता है। तो आप देखोगे छोटे बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं कंपेयर टू अडल्ट्स और या कंपेयर टू वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा, हमारी एनर्जी इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है कि क्या क्या सीखें, इतनी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ होती हैं, आपका अपना स्किल सेट। और तो आप किस स्टेज पे हैं, दैट डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट। सो गाइज, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए कि आप लैंग्वेज लर्निंग जर्नी अगर शुरू कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपके 6 महीने बाद या 12 महीने बाद आप क्या टारगेट्स हैं जिसके लिए आप इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू तो करते हैं लेकिन उनको एट द एंड ऑफ द डे पता नहीं होता है कि वो मोटिवेशन नहीं आता है कि इसको सीख करके फ़ायदा क्या है। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की, आई गेस। यस, और लैंग्वेज लर्निंग जो है वो किसी के लिए 1 साल का खेल है, किसी के लिए वो 2 साल का, और कोई जो है उसको 5 साल में भी स्ट्रगल करता है बोलने के लिए। एंड आई गेस वो कभी भी लैंग्वेज ऐसी चीज़ नहीं जो आप कभी भी अचीव कर ले, तो वो हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस ही। आप कितना अच्छा बोल सकते हैं वो तो विद टाइम ही आता है। बट कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग लेट सीखते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिसहार्टन नहीं होना चाहिए और बीच में उस प्रोसेस को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो हर इंसान बोल ही लेगा। और ये जो लैंग्वेज लर्निंग जर्नी है, ये ना सिर्फ आपको बेनिफिट देगा आपके वर्क कल्चर को समझने के लिए, बल्कि ऑल्सो आप सोसाइटी में अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हो सकते हैं। और आप कहीं पे भी छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं या डेली कॉन्वर्सेशंस में ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है लोगों के साथ में आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए, और आप एक इंटीग्रेटेड काफ़ी ज़्यादा हद तक फील करते हैं। ऐसे ही हम अपनी प्रोग्रेस आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं टाइमली बेसिस पे, और अपने कुछ टिप्स और आइडियाज़ जो हम अपने ऊपर फॉलो कर रहे हैं वो आपको बताते रहते हैं। सो गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी प्लान करिए, और उसके साथ साथ आपको ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सारे पेपर वर्क जो जर्मनी में जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये सब बहुत पहले से आप प्लान करिए और एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट बेस्ड चीज़ें चलती हैं। और कोई भी चीज़ जो है वो लास्ट या एंड मोमेंट के लिए मत रखिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी दे सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसीज, यू नो, और इन केस ऑफ डेडलाइंस। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ ही इस वीडियो को करते हैं एंड, और आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि आपकी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी कैसी चल रही है। इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।